क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तकनीकें दुनिया को पूरी तरह बदल देती हैं, जबकि उतनी ही महत्वाकांक्षी कुछ अन्य तकनीकें बिना किसी निशान के इतिहास के पन्नों से मिट जाती हैं? क्यों? हर आईफोन जैसी सफलता के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट जून जैसी असफलता भी जुड़ी होती है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया की 20 सबसे बड़ी असफलताओं पर गौर करेंगे। ये सिर्फ नाकामियों के किस्से नहीं हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार, गलत समय और यूजर्स की अनदेखी बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को भी ले डूबती है। चौंकने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इनमें से कुछ असफलताएं उन कंपनियों की है जिन्हें आप जानते और पसंद भी करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया सिर्फ एप्पल या गूगल जैसी सफलता की कहानियों से ही नहीं बनी है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे सैकड़ों, बल्कि हजारों असफल प्रयोग और नाकाम प्रोडक्ट्स होते हैं। अक्सर असफलता अंत नहीं होती, बल्कि कुछ नया बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होती है। लेकिन कभी-कभी ये बस एक जबरदस्त असफलता होती है, जो लाखों डॉलर बर्बाद कर देती है और एक मिसाल बन जाती है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, गैजेट्स के कब्रिस्तान में अपनी यात्रा एक बहुत ही चर्चित नाम के साथ शुरू करते हैं। गूगल ग्लास। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक ऐसी तकनीकी यूटोपिया थी जिसका वादा हमें इसी वक्त किया गया था। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपको अपना स्मार्टफोन निकालने की जरूरत ही न पड़े। सारी जानकारी, नेविगेशन से लेकर मैसेजेस तक, सीधे आपकी आंख के सामने एक छोटी सी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाए। आप सिर्फ पलक झपककर या वॉइस कमांड देकर तस्वीरें ले सकते थे। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? और गूगल ने हमें यह यकीन दिलाने के लिए बेशुमार पैसा लगाया कि भविष्य आ चुका है। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा सामान्य और कहीं ज्यादा कठोर निकली। जो मुख्य समस्या किसी ने नहीं सोची थी, वह तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक थी। लोग लगातार अदृश्य रिकॉर्डिंग से बुरी तरह डर गए। आप किसी कैफे में बैठे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको चुपके से रिकॉर्ड कर सकता है। इसने अविश्वास और डर की एक लहर पैदा कर दी। सार्वजनिक जगहों पर ग्लास के इस्तेमाल पर पाबंदियां लग गईं और इनके मालिकों को एक बहुत ही अप्रिय शब्द ग्लास होल्स से पुकारा जाने लगा। इसमें अजीबोगरीब लुक भी जोड़ दीजिए, जो यूजर को किसी साइबॉर्ग जैसा दिखाता था, और $1,500 की आसमान छूती कीमत भी। नतीजतन गूगल ग्लास कभी भी इस मुख्य सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर एक आम इंसान को इनकी जरूरत क्यों थी। यह एक शानदार इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट था जिसने यह पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि लोग कैसे रहते हैं और एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। आइए अब संगीत की दुनिया में चलते हैं। 2000 के दशक के मध्य में एक गैजेट पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, एप्पल आईपॉड। ये हर जगह छाया हुआ था। और फिर 2006 में टेक्नोलॉजी की दुनिया के बादशाह माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाए। और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट जून का जन्म हुआ। और आपको बता दें, ये कोई बुरा प्लेयर नहीं था। इसमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली स्क्रीन थी, इनबिल्ट ईफएम रेडियो था, और तो और वाईफाई भी था जिससे आप दूसरे जून मालिकों के साथ गाने शेयर कर सकते थे। उनका सब्सक्रिप्शन सर्विस जून पास तो एक तरह से स्पॉटिफाई का पूर्वज ही था। तो फिर ये इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो गया? वजह सीधी थी, इसने देर कर दी थी। जब जून आया, तब तक आईपॉड सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका था। लोगों के पास आईट्यून्स में हजारों गाने थे, ढेरों एक्सेसरीज थीं, और वे सफेद क्लिक व्हील के आदी हो चुके थे। वहीं सून सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की बात कर रहा था। इसका कंप्यूटर प्रोग्राम बोझिल था, और मार्केटिंग तो खुलकर कहूं तो अजीब और बेतुकी थी। पहला मॉडल एक भूरे रंग की ईंट जैसा दिखता था। नतीजतन सून हमेशा के लिए दूसरे नंबर पर रहा, मजाक का पात्र बन गया, और इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी और शक्तिशाली कंपनी भी फेल हो सकती है अगर वो बस छूटी हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करे। अब हम सॉफ्टवेयर की दुनिया से हटकर भौतिक जगत की ओर रुख करते हैं। आपको याद है,
2000 के दशक की शुरुआत में सेगवे ने कितनी धूम मचाई थी। इसके आविष्कारक डीन केमैन और स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस जैसे निवेशकों ने हमें सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक असली परिवहन क्रांति का वादा किया था। अफवाहें तो यहां तक थीं कि यह आविष्कार हमारे शहरों का चेहरा बदल देगा और गाड़ियां बिल्कुल बेमानी हो जाएंगी। महीनों तक लोगों की उत्सुकता बढ़ती रही। पूरी दुनिया किसी चमत्कार की आस में अपनी सांसें थामे बैठी थी। और फिर जब पर्दा उठा तो दुनिया के सामने आया एक दो पहिया, खुद को संतुलित करने वाला प्लेटफॉर्म। इसमें कोई शक नहीं कि यह तकनीक बहुत प्रभावशाली थी। शरीर के झुकाव से नियंत्रित होने वाला यह उपकरण किसी भविष्य की चीज जैसा लगता था। लेकिन शुरुआती उत्साह खत्म होते ही लोगों ने व्यावहारिक सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहले $5000 की कीमत तो आसमान छू रही थी। दूसरा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि इस पर कहां सवारी की जाए। फुटपाथ के लिए यह बहुत बड़ा और तेज था, जबकि सड़क के लिए यह बहुत धीमा और असुरक्षित था। नतीजतन हर किसी का निजी वाहन बनने के बजाय सेगवे ने अपनी एक बहुत ही मामूली जगह बनाई। यह मॉल्स में सुरक्षा गार्डों का विश्वसनीय साथी और पर्यटकों के लिए एक मजेदार मनोरंजन बनकर रह गया। ये एक शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धि थी जो हमारे शहरों की वास्तविक जरूरतों और बुनियादी ढांचे से पूरी तरह से कटी हुई साबित हुई। तो चलिए अतीत में झांकते हैं। उन दिनों की बात करते हैं जब टीवी बड़े बड़े होते थे और वीडियो कैसेट का जमाना था। ये वाकई दिग्गजों की एक बड़ी लड़ाई थी। फॉर्मेट्स का युद्ध था और इस लड़ाई का मुख्य लेकिन हारने वाला खिलाड़ी था सोनी का बीटामैक्स। अगर उस वक्त के किसी भी इंजीनियर से पूछो तो वो यही कहता कि बीटामैक्स बेहतर था, और वो बिल्कुल सही होता। बीटामैक्स कैसेट्स पर तस्वीर की क्वालिटी अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी वीएचएस से कहीं ज्यादा साफ और स्थिर थी। कैसेट खुद भी छोटे और इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान थे। लग रहा था कि जीत सोनी की जेब में थी। तो फिर उनसे चूक कहां हुई? सारी बात उन छोटी छोटी चीजों में थी जो आम ग्राहक के लिए बेहद अहम साबित हुई। पहली समस्या थी रिकॉर्डिंग का समय। शुरुआती बीटामैक्स कैसेट्स में सिर्फ 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड होता था, जबकि वीएचएस कैसेट्स शुरुआत से ही 2 और फिर 4 घंटे की रिकॉर्डिंग देते थे। एक परिवार के लिए जो टीवी से कोई पूरी फिल्म रिकॉर्ड करना चाहता था, चुनाव बिल्कुल साफ था। लेकिन बीटामैक्स के ताबूत में आखिरी कील उसकी व्यापार रणनीति बनी। सोनी ने अपनी तकनीक को बहुत सख्ती से बचा कर रखा, जबकि वीएचएस बनाने वाली कंपनी जेवीसी ने ज्यादा समझदारी दिखाई। उसने अपनी तकनीक के लाइसेंस सबको बांट दिए। नतीजा यह हुआ कि बाजार में अलग अलग ब्रांडों के दर्जनों सस्ते वीएचएस प्लेयर्स भर गए और वीडियो किराए पर देने वाली दुकानों ने भी उन्हीं पर दांव लगाया। बीटामैक्स अपनी श्रेष्ठता के बावजूद सिर्फ संख्या में पिछड़ गया। ये एक शाश्वत सीख है कि सबसे बेहतरीन उत्पाद हमेशा जीत हासिल नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि एप्पल का नाम आते ही सफलता, आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे शब्द दिमाग में गूंजने लगते हैं। लेकिन इन कामयाबियों से बहुत पहले 90 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने एक बहुत महंगी और बड़ी गलती की थी। इसका नाम था एप्पल न्यूटन। यह दुनिया के पहले पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए में से एक था। सच कहें तो इस शब्द को एप्पल ने ही गढ़ा था। न्यूटन को आपकी जेब में एक निजी सचिव की तरह काम करना था। एक ऐसा डिवाइस जो आपके नोटबुक और ऑर्गेनाइजर की जगह ले सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत और साथ ही इसकी कमजोरी भी हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन थी। आप एक खास स्टाइलस से स्क्रीन पर लिखते थे और डिवाइस को जादुई तरीके से आपकी लिखावट को छपे हुए टेक्स्ट में बदलना था। कागज पर तो यह एक क्रांति थी, लेकिन असल में यह जादुई फीचर लोगों के मजाक का पात्र बन गया। ये इतनी खराब और अप्रत्याशित रूप से काम करती थी कि कार्टून सीरीज एड सिंपसन्स में भी इस पर मजाक बनाया गया। इसमें इसकी ऊंची कीमत, भारी भरकम आकार और कम बैटरी लाइफ को और जोड़ दें तो समझ लीजिए यह एक आपदा का नुस्खा था। नतीजतन न्यूटन एक सीख बन गया, एक शानदार विचार जो अपने समय से बहुत आगे था। तब तक असफल ही रहेगा
जब तक कि उसके लिए सही तकनीक तैयार न हो। लेकिन इसी प्रोजेक्ट की नाकामियों से सीखकर एप्पल ने बाद में अपना मोबाइल साम्राज्य खड़ा किया। वर्चुअल रियलिटी, क्या कमाल की चीज है ये। आज ऑकुलस क्वेस्ट और एचटीसी वाइव गेमिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जरा 1985 की कल्पना कीजिए। उस वक्त गेमिंग बाजार के बादशाह निंटेंडो ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी किसी ने हिम्मत भी नहीं की थी। दुनिया का पहला होम वर्चुअल रियलिटी कंसोल लॉन्च करना महत्वाकांक्षी लगता है ना? और इसी तरह वर्चुअल बॉय का जन्म हुआ। लेकिन ये एक जबरदस्त ऐतिहासिक असफलता साबित हुई। आज के पूर्ण वीआर हेडसेट के बजाय यह एक भारी भरकम दूरबीन जैसा था जो एक स्टैंड पर टिका था, और इसमें देखने के लिए आपको अपना सिर एक अजीब से असहज कोण पर झुकाना पड़ता था। मगर इसकी सबसे बड़ी कमी अंदर छिपी थी। पैसे बचाने के लिए निंटेंडो ने रंगीन डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं किया। पूरी ग्राफिक्स लाल और काले रंग के परेशान करने वाले शेड्स में थी। यह सिर्फ भद्दा ही नहीं लगता था, बल्कि इससे खिलाड़ियों को आंखों में जबरदस्त खिंचाव, चक्कर आना और मतली जैसी समस्याएं होने लगीं। निंटेंडो को तो कंसोल के डिब्बे पर संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चेतावनी भी देनी पड़ी थी। लोग कंसोल खरीदते, आधे घंटे खेलते और फिर सिर दर्द के साथ उसे दुकान पर वापस कर देते। नतीजतन वर्चुअल बॉय को 1 साल से भी कम समय में उत्पादन से हटा दिया गया, और यह इस महान कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी में से एक बन गया। भविष्य की ओर छलांग लगाने की यह कोशिश एक बहुत दर्दनाक गिरावट के साथ समाप्त हुई। और अब एक ऐसी कहानी जो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स के अजब गजब पागलपन को बखूबी बयां करती है। कल्पना कीजिए जुइसेरो नाम की एक जूस मशीन की। लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट जूस मशीन थी। ये वाईफाई से कनेक्ट होती थी। इसकी कीमत $400 थी और यह किसी डिजाइनर आर्ट पीस जैसी दिखती थी। यह जूसर सामान्य फलों से काम नहीं करता था। नहीं, इसके लिए आपको खास पैकेट खरीदने पड़ते थे जिनमें पहले से कटे और मिश्रित फल और सब्जियां होती थीं। आप पैकेट डालते थे, बटन दबाते थे और मशीन अविश्वसनीय ताकत से, उतनी ताकत जितनी तो टेस्ला कारों को उठाने में लगती है, पैकेट से जूस निकालती थी। अजीब लग रहा है ना? लेकिन गूगल सहित कई निवेशकों ने इस स्टार्टअप में $120 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया। उन्होंने आपके किचन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के विचार पर भरोसा किया, और सब कुछ ठीक चल रहा होता अगर एक दिन ब्लूमबर्ग के पत्रकारों ने एक साधारण सा प्रयोग न किया होता। उन्होंने इन महंगे पैकेटों में से एक लिया और बस हाथों से ही उसका जूस निकाल लिया। पता चला कि पैकेट से जूस हाथों से भी $400 की स्मार्ट मशीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता था। जुइसेरो का पूरा कारोबार आखिर में एक विशाल, महंगा और पूरी तरह से बेकार पैकेट निचोड़ने वाला प्रेस निकला। जब यह खबर इंटरनेट पर फैली तो यह स्टार्टअप मजाक का पात्र बन गया और जल्द ही बंद हो गया। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी कभी-कभी ऐसी समस्या का समाधान करती है जो असल में होती ही नहीं। दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियां जो भी असफलताओं से अछूती नहीं है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है Amazon फायर फोन। साल 2014 में Amazon अपने सुनहरे दौर में था। ऑनलाइन शॉपिंग, क्लाउड सर्विसेज और किंडल ई बुक्स। ऐसा लग रहा था कि उनका अगला स्वाभाविक कदम एक अपना स्मार्टफोन होगा जो आईफोन और एंड्रॉयड से कड़ी टक्कर ले सके। जेफ बेजोस ने खुद इस प्रोजेक्ट की देखरेख की और कंपनी ने इसमें भारी संसाधन लगाए। फोन की मुख्य खासियत डायनामिक पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी होनी थी। सामने की 4 कैमरे यूजर के सिर की हलचल को ट्रैक करती थीं, जिससे स्क्रीन पर 3D इमेज का आभास होता था। प्रेजेंटेशन में यह किसी जादू से कम नहीं लगता था, लेकिन असल जिंदगी में यह फीचर बिल्कुल बेकार खिलौना साबित हुआ जो बैटरी भी तेजी से खत्म करता था। पर यह तो सिर्फ आधी परेशानी थी। पूरा फोन Amazon की सर्विसेज के लिए एक शोकेस की तरह बनाया गया था। कुछ खरीदना है? ये लो फायरफ्लाई बटन, जो किसी भी प्रोडक्ट को पहचान कर
तुरंत अमेज़न से खरीदने का विकल्प देती थी। नतीजतन यूजर्स को लगा कि उन्हें एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक बहुत महंगा विज्ञापन ब्रोशर बेच दिया गया है। बिक्री भयानक रूप से कम रही। अमेज़न को $170 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा और फायर फोन धीरे धीरे बाजार से गायब हो गया। ये कंपनी के लिए एक कड़वा सबक था कि अपने व्यावसायिक हितों को यूजर की जरूरतों से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमने पहले बेटामैक्स और वीएचएस की जंग का जिक्र किया था, लेकिन इतिहास खुद को दोहराना पसंद करता है। साल 2000 के दशक के मध्य में टेक्नोलॉजी की दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बंट गई। इस बार लड़ाई इस बात पर थी कि कौन सा हाई डेफिनेशन डिस्क फॉर्मेट पुराने और भरोसेमंद डीवीडी की जगह लेगा। एक तरफ एचडी डीवीडी फॉर्मेट था, जिसे तोशिबा, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ बड़ी हॉलीवुड स्टूडियोज जैसे दिग्गज सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्लूरे फॉर्मेट था, जिसके पीछे सोनी, साथ ही पैनासोनिक, फिलिप्स और अन्य कंपनियां थीं। शुरुआत में दोनों की ताकतें लगभग बराबर थीं। एचडी डीवीडी बनाने में थोड़ा सस्ता था, जिससे उसे एक बढ़त मिली। कई एक्सपर्ट्स ने उसकी जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ब्लूरे के पास अपनी आस्तीन में एक बेहद दमदार इक्का छुपा हुआ था, और यह इक्का था गेमिंग कंसोल प्लेस्टेशन 3। सोनी ने एक शानदार रणनीतिक फैसला लिया, अपनी हर बेची जाने वाली कंसोल में ब्लूरे ड्राइव लगाना, जबकि माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सबॉक्स 360 के लिए एचडी डीवीडी ड्राइव को एक अलग वैकल्पिक एक्सेसरी के तौर पर बेच रहा था। नतीजतन लाखों गेमर्स प्लेस्टेशन 3 खरीदकर अपने आप ब्लूरे प्लेयर के मालिक बन गए। इससे एक विशाल यूजर बेस तैयार हो गया, जिसने पलड़ा भारी कर दिया। एक के बाद एक फिल्म स्टूडियोज ने एचडी डीवीडी को सपोर्ट करना बंद कर दिया, और 2008 में तोशिबा ने आधिकारिक तौर पर हार मान ली। ये एक शानदार उदाहरण था कि कैसे किसी संबंधित इंडस्ट्री में उठाया गया एक सफल कदम पूरी टेक्नोलॉजी वॉर का नतीजा तय कर सकता है। तो चलिए अब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अगर आप किसी भी अनुभवी विंडोज यूजर से पूछेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे खराब वर्जन कौन सा था, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे विंडोज विस्टा का ही नाम लेंगे। ये 2007 में आया था, जिसने बेहद लोकप्रिय और स्थिर विंडोज एक्सपी की जगह ली थी। उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक क्रांतिकारी डिजाइन, सुरक्षा का ऐसा स्तर जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और शानदार परफॉर्मेंस का वादा किया था। लेकिन असल में हमें क्या मिला? एक ऐसा मॉन्स्टर जो कंप्यूटर के सारे रिसोर्स खा जाता था। विस्टा इतनी भारी थी कि उस समय के ज्यादातर कंप्यूटर उस पर ठीक से चल ही नहीं पाते थे। ये धीमा चलता था, हैंग होता था और अक्सर क्रैश हो जाता था। इसका नया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने वाला एयरो इंटरफेस सुंदर तो था, लेकिन इसके लिए एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती थी, जो उस समय ज्यादातर लोगों के पास नहीं था। लेकिन यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बनी एक नई सिक्योरिटी सिस्टम, जिसका नाम था यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूएसी। हर छोटे से छोटे काम पर भी, जैसे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना या सेटिंग्स बदलना, एक पॉपअप विंडो आती थी जिसमें पूछा जाता था, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह चीज लोगों को बहुत परेशान करती थी। नतीजा यह हुआ कि लाखों लोगों ने या तो एक्सपी से अपग्रेड करने से ही मना कर दिया, या अगर उन्होंने विस्टा वाला नया कंप्यूटर खरीदा भी, तो वापस एक्सपी पर जाने की कोशिश की। विस्टा इतनी बड़ी नाकामी साबित हुई कि माइक्रोसॉफ्ट को तुरंत विंडोज 7 रिलीज करना पड़ा, जो दरअसल विस्टा का ही एक बेहतर रूप था, बस उसके सारे कमियों को दूर कर दिया गया था। सोशल मीडिया। ये एक ऐसा युद्ध का मैदान है जहां फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश करने वालों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। और इस मैदान में सबसे बड़ी हार 2011 में लॉन्च हुई गूगल प्लस परियोजना की हुई। गूगल के पास जीतने के लिए सब कुछ था, जीमेल, यूट्यूब और सर्च के अरबों यूजर्स, साथ ही अथाह वित्तीय और इंजीनियरिंग संसाधन भी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई फेसबुक का एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बना सकता है, तो वो गूगल ही है। गूगल प्लस का मूल विचार बुरा नहीं था, जैसे सर्कल की सुविधा, दोस्तों को आसानी से ग्रुप में बांटने की क्षमता, ताकि आप पार्टी की तस्वीरें अपनी दादी के लिए पोस्ट न कर दें। मगर इसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका।
गूगल इतनी बेताबी से फेसबुक को पीछे छोड़ना चाहती थी कि उसने जरूरत से ज्यादा आक्रामक तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के लिए गूगल प्लस प्रोफाइल जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर कमेंट करना चाहते हैं तो पहले गूगल प्लस पर एक अकाउंट बनाइए। इस तरह की शर्तें रखी गईं। इसने लोगों में जबरदस्त नाराजगी पैदा की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खाली और बेजान लगता था। आपके सभी दोस्त पहले से ही फेसबुक पर थे और उन्हें किसी नई अनजान जगह पर खींचने का कोई ठोस कारण नहीं था। नतीजतन गूगल प्लस एक भूतिया शहर में बदल गया, जहां लोग अक्सर गलती से पहुंच जाते थे। इस परियोजना को फिर से खड़ा करने के कई सालों के असफल प्रयासों और एक बड़े डेटा लीक के बाद गूगल ने आखिरकार अपनी हार मान ली और इसे सामान्य यूजर्स के लिए बंद कर दिया। यह इस बात का एक बड़ा सबक था कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा और बेहतरीन तकनीक क्यों ना हो, आप लोगों को वहां दोस्ती करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जहां वे नहीं चाहते। आइए एक ऐसे इंटरनेट दिग्गज को याद करें जिसने एक समय इंटरनेट की दुनिया पर राज किया था। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में अमेरिका और यूरोप के लाखों लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब था AOL, यानी अमेरिका ऑनलाइन। वे डायल अप युग के सच्चे बादशाह थे। आपको यकीनन मॉडेम के कनेक्शन की वो खास आवाज याद होगी। AOL एक ही जगह पर सब कुछ मुहैया कराती थी, इंटरनेट एक्सेस, ईमेल, चैट और खबरें। उन्होंने अपने इंस्टॉलेशन डिस्क लाखों की संख्या में बांटे थे और उनका मशहूर जुमला यू हैव गॉट मेल, you've गॉट मेल संस्कृति का हिस्सा बन गया था। लेकिन जब AOL धीमे और घंटे के हिसाब से मिलने वाले इंटरनेट एक्सेस से अरबों कमा रही थी, तब दुनिया बदल रही थी। ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट का युग आ रहा था और यहीं AOL ने एक घातक गलती की। वे अपने पुराने फायदे वाले बिजनेस मॉडल से इतनी मजबूती से चिपके रहे कि नई क्रांति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तेज इंटरनेट मुहैया कराने में लीडर बनने के बजाय उन्होंने इसे खतरा मानना जारी रखा और 2000 में मीडिया समूह टाइम वार्नर के साथ उनका वो विनाशकारी विलय, जिसे बिजनेस इतिहास के सबसे खराब सौदों में से एक माना जाता है, उसने कंपनी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। जब प्रतिद्वंद्वी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे थे, तब भी AOL डिस्क वाले इंटरनेट पर ही अटकी रही। जब यूजर्स को यह एहसास हुआ कि वे तेज, सस्ते और AOL के परेशान करने वाले सॉफ्टवेयर के बिना भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो वे बड़े पैमाने पर कंपनी छोड़ने लगे। वह बादशाह खत्म हो गया, इस बात से अनजान कि उसका साम्राज्य पुराना और अप्रासंगिक हो चुका था। फेसबुक के सोशल मीडिया का बेताज बादशाह बनने से पहले उसका सिंहासन एक और दिग्गज के पास था, जिसका नाम था माईस्पेस। 2000 के दशक के मध्य के किशोरों की पूरी एक पीढ़ी के लिए माईस्पेस एक पूरी दुनिया जैसा था। यह वह जगह थी जहां दोस्त मिलते थे, पसंदीदा बैंड का संगीत सुनते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को व्यक्त करते थे। हर यूजर अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकता था। बैकग्राउंड, रंग, फॉन्ट चुनना और यहां तक कि ऐसी संगीत भी जोड़ सकता था जो पेज खोलते ही बजने लगता था। प्रोफाइल अक्सर अव्यवस्थित, रंगीन और भड़कीले दिखते थे, लेकिन वे अपनी तरह के अनोखे थे। तो आखिर गलत क्या हुआ? सबसे पहले कस्टमाइजेशन की यही आजादी एक समस्या बन गई। साइट धीमी चमकती GIF एनिमेशन और खुद बनाए गए कोड से भर गई थी, जिससे यह धीमी और अस्थिर हो गई। दूसरे, माईस्पेस स्पैम और फर्जी अकाउंट्स की भारी संख्या से निपटने में नाकाम रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका फेसबुक ने दिया। यह माईस्पेस के बिल्कुल विपरीत आया, एक साफ, सरल, मानकीकृत डिजाइन के साथ, जहां सभी प्रोफाइल एक जैसे दिखते थे। शुरुआत में यह उबाऊ लग सकता था, लेकिन यह पता चला कि लोगों के लिए सुविधा और गति ज्यादा महत्वपूर्ण थी, न कि अपनी प्रोफाइल पर चमक दमक लगाने का विकल्प। जब न्यूज़कॉप मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा खरीदा गया माईस्पेस एक मनोरंजन पोर्टल में बदलने की कोशिश कर रहा था, तब फेसबुक ने असली लोगों के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। यूजर्स ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ ही सालों में माईस्पेस सोशल मीडिया के बादशाह से एक वीरान डिजिटल शहर में बदल गया। आइए अब हम ज्यादा दूर नहीं,
बस साल 2020 के उस दौर में चलते हैं। इसी साल ख्वाइबी ने अपनी शुरुआत की, जो स्ट्रीमिंग के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और महंगी विफलताओं में से एक साबित हुआ। इसका आइडिया सुनने में दिलचस्प और काफी तार्किक लगता था। लोग ज्यादातर स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हैं, अक्सर यात्रा के दौरान या छोटे ब्रेक में। क्वाइबी ने इसी मकसद से खास कंटेंट पेश किया। हॉलीवुड के बड़े सितारों और डायरेक्टर्स द्वारा बनाए गए हाई बजट सीरीज और शो, जिनकी हर कड़ी एपिसोड सिर्फ 5-10 मिनट की होती थी। उनकी सबसे खास बात थी टर्न स्टाइल टेक्नोलॉजी, जिससे वीडियो को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से देखा जा सकता था और स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज बिना किसी रुकावट के बदल जाती थी। इस आइडिया के लिए इसके संस्थापकों, इंडस्ट्री के दिग्गज जेफरी कैट्सनबर्ग और मेग विटमैन ने लगभग $2 अरब का निवेश जुटाया। लेकिन शुरुआत से ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। सबसे पहली बात, ये सर्विस महामारी के बिल्कुल बीच में लॉन्च हुई, जब सभी लोग अपने घरों में बैठे थे और उन्हें चलते फिरते देखने वाले कंटेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लोग बड़े टेलीविजन पर नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते थे। दूसरी बात, कंटेंट एक पेड एप्लीकेशन के अंदर बंद था। यूजर्स न तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे और न ही किसी मजेदार पल को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते थे, जिससे इसके वायरल होने का कोई भी मौका खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग छोटे वीडियो के लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे, जब उनके पास मुफ्त यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म थे, जहां कंटेंट का असीमित भंडार था। नतीजतन अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद क्वाइबी ने लॉन्च के महज 6 महीने बाद ही अपनी बंदी का ऐलान कर दिया। यह एक ऐसे प्रोजेक्ट का बेहतरीन उदाहरण बन गया, जो जमीनी हकीकत और अपने दर्शकों की जरूरतों से पूरी तरह कटा हुआ था। हर तकनीकी विफलता सिर्फ एक बुरा उत्पाद नहीं होती, कुछ तो खुला धोखा होती है, जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है और नवाचार पर से विश्वास उठा देती है। और ऐसी सबसे बड़ी, सबसे कुख्यात कहानी है थेरानोस, इसमें कोई शक नहीं। कंपनी की संस्थापक एलिजाबेथ होम्स, जिन्हें स्कर्ट वाली स्टीव जॉब्स कहा जाता था, ने चिकित्सा में क्रांति लाने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एडिसन नाम का एक अनोखा उपकरण बनाया है, जो उंगली से ली गई सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों जटिल रक्त परीक्षण कर सकता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। नस में कोई दर्दनाक सुई नहीं, परिणामों के लिए लंबा इंतजार नहीं। थेरानोस ने प्रभावशाली निवेशकों से करोड़ों डॉलर जुटाए, बड़ी दवा दुकानों की श्रृंखलाओं, फार्मेसी चेन के साथ अनुबंध किए और होम्स खुद पत्रिकाओं के कवर पर छा गईं। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, यह तकनीक काम ही नहीं करती थी। एडिसन उपकरण एक दिखावा था। असल में कंपनी ज्यादातर परीक्षण गुपचुप तरीके से अन्य निर्माताओं के सामान्य मानक उपकरणों पर करती थी। वे छोटे नमूनों को पतला करते थे ताकि जरूरी मात्रा मिल सके, जिसके कारण परिणाम भयानक रूप से गलत आते थे। जब पत्रकार जॉन कैरेरो की जांच ने इस धोखे का पर्दाफाश किया, तो थेरानोस का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह सिर्फ एक असफल स्टार्टअप की कहानी नहीं थी, ये झूठ की एक ऐसी कहानी थी जिसने असली लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को दांव पर लगा दिया था। आइए उस दौर में वापस चलते हैं, जब इंटरनेट हर घर में अपनी जगह बना रहा था। ये 90 के दशक के आखिर का .com बबल का द्वार था। ऐसा समय जब .com नाम वाली किसी भी कंपनी में अंधाधुंध निवेश किया जा रहा था। इस सनक का प्रतीक बना ऑनलाइन स्टोर pets.com। इसका विचार बहुत सीधा था, पालतू जानवरों के उत्पाद जैसे खाना, खिलौने और एक्सेसरीज ऑनलाइन बेचना और उन्हें सीधे घर तक पहुंचाना। खुद को मशहूर करने के लिए pets.com ने मार्केटिंग पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। उनका मुख्य चेहरा एक प्यारा सा कुत्ते के आकार का सॉक पपेट बन गया, जो हर जगह दिखता था, टीवी विज्ञापनों में, परेड में और यहां तक कि सुपर बाउल के दौरान भी। कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई और अपने चरम पर सैकड़ों मिलियन डॉलर की कीमत पर पहुंच गई। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक विनाशकारी बिजनेस मॉडल छिपा था। वे भारी भरकम और बड़े भोजन के पैकेट नुकसान में बेच रहे थे, क्योंकि डिलीवरी की लागत
अक्सर उत्पाद की कीमत से भी ज्यादा होती थी। कंपनी हर ऑर्डर पर निवेशकों का पैसा पानी की तरह बहा रही थी। उन्होंने सोचा था कि पहले वे बाजार पर कब्जा कर लेंगे और फिर मुनाफा कमाने का कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन बाद कभी आया ही नहीं। जब डॉट कॉम बबल फूटा तो निवेशकों ने घाटे वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना बंद कर दिया। पेट्स.com शेयर बाजार में लिस्ट होने के महज 9 महीने बाद ही दिवालिया हो गई और उनका शौक पपेट उस दौर का एक दुखद स्मारक बन गया जब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं समझदार आर्थिक गणना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल बाजार पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की और हर बार नाकाम रही। लेकिन शायद सबसे यादगार और दर्दनाक कोशिश विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम थी, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था। और ये ऐसा मामला था जहां उत्पाद वास्तव में बहुत अच्छा था। आईफोन या एंड्रॉयड पर दिखने वाले जाने पहचाने आइकनों के बजाय माइक्रोसॉफ्ट ने एक बिल्कुल नया टाइल आधारित इंटरफेस मेट्रो पेश किया। लाइव टाइल्स सीधे होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन और अपडेट्स दिखाती थीं। यह सिस्टम कमजोर हार्डवेयर पर भी अविश्वसनीय रूप से सुचारू और तेजी से काम करता था। जिन आलोचकों और उपयोगकर्ताओं ने इसे आजमाने की हिम्मत की, वे इसकी नवीनता और मौलिकता से मंत्रमुग्ध थे। तो फिर यह क्यों असफल रहा? इसका जवाब एक ही शब्द में दिया जा सकता है: ऐप्स। यह एक क्लासिक पहले मुर्गी या अंडा वाली समस्या थी। उपयोगकर्ता ऐसा फोन नहीं खरीदना चाहते थे जिसके लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या लोकप्रिय गेम्स उपलब्ध नहीं थे, और डेवलपर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बनाने में समय और संसाधन खर्च नहीं करना चाहते थे जिसके बहुत कम उपयोगकर्ता थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। उन्होंने डेवलपर्स को भुगतान किया और अन्य प्लेटफॉर्म से ऐप्स को आसानी से पोर्ट करने के लिए उपकरण बनाए। उनके मुख्य पार्टनर नोकिया ने बाजार में बेहतरीन कैमरों वाले शानदार फोन जारी किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एप्पल और गूगल के इकोसिस्टम इतने विशाल और आत्मनिर्भर हो गए थे कि इस बंद दायरे में सेंध लगाना असंभव था। विंडोज फोन इतिहास के हाशिए पर एक खूबसूरत विचार बनकर रह गया, ये साबित करते हुए कि आधुनिक दुनिया में केवल एक अच्छा उत्पाद ही सब कुछ तय नहीं करता, इकोसिस्टम ही मायने रखता है। अगर विंडोज फोन एक लंबी और दर्दनाक मौत था, तो माइक्रोसॉफ्ट किनिक सुपरनोवा की तरह आया और पलक झपकते ही राख हो गया। यह प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की सबसे अजीब और तर्कहीन गलतियों में से एक था। साल 2010 में विंडोज फोन 7 के लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने अचानक किन ब्रांड के तहत 2 फोन लॉन्च किए। इन्हें एक बहुत ही खास दर्शक वर्ग के लिए बनाया गया था, उन युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया पर रहते हैं। इन फोनों में स्लाइडिंग क्यूआरटी कीबोर्ड था और इनका पूरा फोकस फेसबुक, ट्विटर और माइस्पेस पर चैटिंग पर केंद्रित था। इनमें न तो ऐप स्टोर था, न गेम्स थे और न ही कैलेंडर। मुख्य विचार किन स्टूडियो था, एक क्लाउड सेवा जो आपके सभी फोटो, वीडियो और मैसेज को अपने आप सेव कर लेती थी। समस्या यह थी कि मोबाइल ऑपरेटर इन अधूरे स्मार्टफोन के लिए भी उतने ही महंगे डेटा प्लान मांगते थे जितने कि एक फुल फ्लेज्ड आईफोन या एंड्रॉयड के लिए। नतीजा ये हुआ कि जिन किशोरों के लिए किन बनाया गया था, वे इसे खरीद ही नहीं सकते थे, और जो खरीद सकते थे वे हजारों ऐप्स वाले असली स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते थे। बिक्री इतनी खराब थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च के केवल 48 दिनों बाद ही किन का उत्पादन बंद कर दिया। मोबाइल उपकरणों के इतिहास में यह सबसे तेज और शर्मनाक विफलताओं में से एक है, जिससे कंपनी को अफवाहों के अनुसार लगभग $1 अरब का नुकसान हुआ। क्या आपको वाइन याद है? टिकटॉक की दुनिया पर छा जाने से बहुत पहले वाइन ही था जिसने हमें अल्ट्रा शॉर्ट लूप वाले वीडियो का फॉर्मेट दिया था। सिर्फ 6 सेकंड, बस इतना ही समय मिलता था आपको एक कहानी कहने, कोई करतब दिखाने या लाखों लोगों को हंसाने के लिए। और इसी सीमा ने कमाल की रचनात्मकता को जन्म दिया। इस प्लेटफॉर्म पर कई सितारे उभरे जिन्हें वाइनर कहा जाता था, और वे सचमुच बड़े सेलिब्रिटी बन गए। वाइन एक सांस्कृतिक घटना था। इसने हमें अनगिनत मीम्स और ऐसे जुमले दिए
जो इंटरनेट लोककथाओं का हिस्सा बन गए। ये सर्विस इतनी मशहूर थी कि लॉन्च होने से पहले ही इसे ट्विटर ने खरीद लिया था। ये एक परफेक्ट मेल लग रहा था, शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए शॉर्ट वीडियो। लेकिन ट्विटर कभी समझ ही नहीं पाया कि इस खरीद का क्या करे। जहां वाइन के सितारे लाखों फॉलोअर्स बटोर रहे थे, वहीं उन्हें प्लेटफॉर्म से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। कमाई के लिए कोई टूल नहीं था, न कोई पार्टनरशिप प्रोग्राम था। इसी दौरान इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रतियोगी लोकप्रिय क्रिएटर्स को अपनी ओर खींचने लगे, उन्हें असली पैसे की पेशकश करके। नतीजतन कंटेंट क्रिएटर्स ने छोड़ना शुरू कर दिया। दर्शक भी उनके पीछे पीछे चले गए। साल 2016 में लाखों यूजर्स को झटका और निराशा देते हुए ट्विटर ने वाइन को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह एक दुखद कहानी थी कि कैसे आप एक सांस्कृतिक खजाने के मालिक होते हुए भी उसे बस ऐसे ही खो देते हैं, सिर्फ बिजनेस विजन की कमी की वजह से। हमारी लिस्ट में अगला है एक ऐसा फेलियर जो सचमुच विस्फोटक साबित हुआ। साल 2016 में स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी सैमसंग ने अपना नया फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी नोट 7 लॉन्च किया और सभी मायनों में यह लगभग एक बेहतरीन फोन था। इसमें शानदार कर्व्ड स्क्रीन थी, दमदार प्रोसेसर था, उस वक्त का बेस्ट कैमरा था, वाटर रेजिस्टेंस था और हाँ, इसका सिग्नेचर एस पेन स्टाइलस भी था। शुरुआती रिव्यूज शानदार थे। पत्रकारों ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन बताया। ऐसा लग रहा था जैसे सैमसंग आखिरकार नए आईफोन को कड़ी टक्कर दे पाएगा। लेकिन जल्द ही कुछ परेशान करने वाली खबरें आने लगीं। एक के बाद एक यूजर्स के फोन अपने आप जलने और यहां तक कि फटने लगे। जले हुए डिवाइसों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। ये समस्या इतनी गंभीर हो गई कि दुनिया भर की एयरलाइंस ने नोट 7 को फ्लाइट में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सैमसंग ने पहले तो पहली खेप को वापस बुलाने और उसे सुरक्षित फोन से बदलने की कोशिश की। लेकिन जब नए बदले हुए डिवाइस भी चलने लगे, तो ये साफ हो गया कि समस्या कहीं ज्यादा गहरी थी। बाद में पता चला कि फोन को जितना हो सके उतना पतला बनाने की कोशिश में इंजीनियर्स ने बैटरी के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी। गर्म होने पर यह फैलती थी, जिससे शॉर्ट सर्किट होता था और फोन फट जाता था। नतीजतन सैमसंग को गैलेक्सी नोट 7 का उत्पादन पूरी तरह बंद करना पड़ा और सभी बिके हुए फोन वापस बुलाने पड़े। इस घटना से कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, जिससे साल का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन इतिहास का सबसे खतरनाक गैजेट बन गया। इन सभी कहानियों में एक बात समान क्या है? अगर आप करीब से देखें तो कुछ हैरान कर देने वाली समानताएं या पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहली बात है घमंड। गूगल अपने गूगल ग्लास के साथ और अमेज़न अपने फायर फोन के साथ जैसी कंपनियां पूरी तरह आश्वस्त थीं कि वे एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना रही हैं। वे आम लोगों से ये पूछना भूल गए, क्या आपको इसकी असल में जरूरत है? उन्होंने केवल टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, न कि किसी वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरी बड़ी गलती थी पार्टी में देर से पहुंचना। माइक्रोसॉफ्ट सून और विंडोज फोन अपने आप में अच्छे प्रोडक्ट थे, लेकिन वे तब बाजार में आए जब एप्पल और गूगल पहले ही अपनी धाक जमा चुके थे और एप्स ऑफ इकोसिस्टम के अभेद्य किले खड़े कर चुके थे। कभी कभी दूसरा होने का मतलब होता है कुछ भी हासिल न होना। पर कहानी में सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ अब आता है। इनमें से कई नाकामियां पूरी तरह से नाकाम नहीं थीं। एप्पल न्यूटन, जो एक असफल प्रोडक्ट था, उसकी टेक्नोलॉजी ही बाद में आईफोन और आईपैड की नींव बनी। वर्चुअल बॉय के साथ कड़वे अनुभव ने निंटेंडो को सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए और अंततः इसी से निंटेंडो स्विच की जबरदस्त सफलता का रास्ता खुला। यहां तक कि बंद हो चुका गूगल प्लस भी कंपनी को खातों से जुड़ा बेशकीमती डेटा दे गया, जिसका इस्तेमाल वे आज तक अपनी सभी सेवाओं में करते हैं। ये नाकामियां दरअसल कामयाबी की सीढ़ियां साबित हुईं। तो टेक्नोलॉजी की नाकामियों का इतिहास सिर्फ बुरे आइडियाज का कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि यह इनोवेशन, मार्केटिंग और इंसानी मनोविज्ञान के बारे में अनमोल सीखों से भरी एक किताब है। ऐसी सीखें
जो आज भी उस दुनिया को आकार दे रही है जिसमें हम और आप रहते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से ऐसी ही नई और रोमांचक कहानियां मिस न करें। आपको टेक्नोलॉजी की कौन सी नाकामी सबसे ज्यादा याद है? क्या हमसे कुछ छूट गया है? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए, हमें पढ़कर बहुत मजा आएगा।